Welcome to another series of character building program. This is Hina Amin from Character Education Foundation. आज स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एक यूएस बेस्ड सर्टिफाइड लाइफ कोच जिन्होंने बच्चों की नशोनुमा और तरबियत या बच्चों की नशोनुमा या तरबियत में वालिदैन के किरदार पर नुमाया काम किया है। तो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मोहतरमा इरम बिन्त सफ़िया। मैं आपको आज स्टूडियो में और करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन में खुशामदीद कहती हूँ। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तो बग़ैर ताख़ीर किए हम अपने सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। इरम, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख़याल में ज़ाती नशोनुमा या फिर ज़ात की तामीर से क्या मुराद है, और कोई शख्स इस ज़ाती नशोनुमा का आगाज़ कैसे कर सकता है या इसको कैसे शुरू कर सकता है ना। ज़ाती नशोनुमा जो है वो सारी ज़िंदगी होती रहती है। पहले पेरेंट्स जो हैं वो बताते हैं कि ऐसे कर लो, ज़िंदगी ऐसे गुज़ारो, राइट? लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग सेहत के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, कुछ तालीम के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। अब मुझसे अगर पूछें तो मैं सर्टिफ़ाइड लाइफ़ कोच हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सेल्फ़ डेवलपमेंट अपनी ही कर रही थी। कुरान की स्टडी, सुन्नह की स्टडी या क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ की स्टडी। है? काफ़ी सारा काम जो है वो मेरा सेल्फ स्टडी से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद सर्टिफ़िकेशंस वग़ैरह हुई। तो टर्निंग पॉइंट ये आता है सेल्फ डेवलपमेंट का, जो टर्निंग पॉइंट है ना वो ये है कि आप ज़िंदगी में कहीं ये फ़ैसला कर लेते हो कि जहाँ पे मैं हूँ ना मुझे उससे बेहतर ज़िंदगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ जो है वो अपनी करनी है। वहाँ से आपका सफ़र शुरू हो जाता है। कभी-कभी कॉन्शियसली शुरू होता है, कभी हाँ, हालात और वाक़यात आपको इस तरफ मजबूर कर देते हैं। आप सोचते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो एप्पल के फाउंडर ठीक थे, है। स्टीव जॉब्स जो थे, जी। राइट? वो जब आप उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ते हो, उनका पढ़ते हो तो वो कॉलेज के ज़माने में उनको एक क्लास लेनी पड़ी कॉलेज में रहने के लिए, और वो क्लास जो थी वो हैंड राइटिंग पर थी। और उनको था कि मतलब कितनी बकवास क्लास है, मैं इस क्लास में कर क्या रहा हूँ। एंड एप्पल वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने डिफरेंट स्टाइल ऑफ आइकन्स और कैलीग्राफी वगैरह जो है वो कंप्यूटर में मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाई। सो आपको नहीं पता होता कभी कभी कि आप जो स्किल सीख रहे हो वो आगे चल के आपकी ज़िंदगी में कितना कारआमद होने वाला है। सो इट डिपेंड्स, इट वेरीज के इंसान की ज़िंदगी क्या नशीब फराज ले रही है। पर सेल्फ डेवलपमेंट होती रहती है, चाहे आप कॉन्शियसली करो, चाहे आप वैसे ही कर रहे हो। शुक्रिया। अब आते हैं ज़ाती नशोनुमा की जानिब। मुझे ये बताइएगा कि ज़ाती नशोनुमा के मकासद को पाने में डिसिप्लिन का कितना किरदार है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम्म, अगर कोई कहे ना कि हाँ मुझे शौक है, शौक तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करने का होता है। शौक होता है हम अमीर हो जाएं, शौक होता है मशहूर हो जाएं, शौक होता है हमारा नाम हो, शौक। लेकिन शौक इंसान को कहीं नहीं पहुंचाता। किसी काम को उसकी तकमील तक एहसन तरीके से करने का जो जुनून है, जुनून, हम्म, सिर्फ शौक जी, नहीं, सिर्फ लगन नहीं, बिल्कुल। जुनून, मतलब इतना फोकस और डिसिप्लिन, वो फिर आपको कहीं पे पहुंचाता है। फिर आप ब्रेक थ्रू करते हो, फिर आप कह सकते हो कि हाँ, मैंने इंसाफ किया किसी अपने हम्म, मकसद के साथ या अपनी ज़िंदगी में किसी मतलब के एक जो भी आपका शौक था या जो भी आपका फ़ोकस था उसके साथ। इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। डिसिप्लिन के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। और बिल्कुल। हमारा यूनिवर्स, हमारी कायनात, हमारा दीन हमें दिन-रात डिसिप्लिन सिखाता है। ये हम्म, हमारी उसमें है, हमारी जिसको कहते हैं ना हमारी प्रैक्टिस में है। हम्म, डिसिप्लिन से नमाज़ पढ़ना, डिसिप्लिन से सुबह-शाम की दुआएँ वग़ैरह-वग़ैरह। तो अल्लाह का बिल्कुल। शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। हमें इसे आउट ऑफ आवर जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ आवर नॉर्म जाके डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, फ़ोकस करने की ज़रूरत होती है, इसकी रूटीन बनाने की ज़रूरत होती है, हैबिट बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा हमें बताएं कि जहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन या अपनी ज़ात ही के किसी अक्स या तजुर्बे ने आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की हो। डिफ़रेंट मवाक़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह लो कि जब मेरी मदरहुड में एंटर होने से पहले हम्म, मेरे लिए एक अमेरिका जाना वहाँ पे और वहाँ का कल्चर देखना और वहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश करना और अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करना, राइट? हम्म, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि वहाँ पे जाके मैंने कुरान की तालीम सीखी। वहाँ पे हम्म, जाके मैंने प्रॉपर हिजाब करना शुरू किया। हम्म, वहाँ पे जाके मुझे एहसास हुआ कि ठीक है, तुम कौन हो? तुम एक मुसलमान हो। मुसलमान का मकसद क्या है? उसका ज़िंदगी हयात कैसा होना चाहिए? तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये आज से 20 साल पहले की बात है। और उसके बाद पेरेंटिंग में एक बड़ा चेंज था कि मैं अपने बच्चों की परवरिश यहाँ पे रहते हुए कैसी करना चाहती हूँ।
क्या फ़ैसले मैंने अपनाए उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। और तीसरा जो था वो मेरी अपनी लाइफ़ के बारे में था कि जब आपने एक घर बना लिया, आपने बच्चे आप सँभाल रहे हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पे भी अब काम चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप बंदे का आता है कि अब कुछ सालों के बाद आता है कि तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है? तुमने क्या हुँ, करना है? तुम्हारा क्या मकसद है? क्योंकि मदरहुड या किसी की बीवी होना या किसी की बेटी होना सिर्फ़ एक पार्ट है आपकी ज़ात का। बिल्कुल। आपकी कंप्लीट मुकम्मल ज़ात नहीं है, उसमें अब मुख्तलिफ शोबे हैं। तो मैं अपने लिए जो सदक़ा जारिया अपार्ट फ्रॉम माय औलाद, अल्लाह करे कि वो मेरे लिए सदक़ा जारिया हो, आमीन। तो मैं खुद क्या कर सकती हूँ, मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या स्किल्स दी हैं, वो जो एक सर्च और अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो भी मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। तो काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स आए थे, जिसकी वज़ह से मुझे ये लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बेहतर ही हुई, ज़िंदगी को बेहतर मकसद मिला, ज़िंदगी को बेहतर मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली, अपने जीने का पर्पस मुझे बेहतर मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। इरम, मुझे बताइए कि रोज़मर्रा की कौन-सी आदत एक लंबे अरसे के लिए ज़ाती नशोनुमा या पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट में एक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑफ सलाह, डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग कुरान, हुँ, डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग एनी स्किल और कैरेक्टर बिल्डिंग हुँ, बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं ना अदब, हया, तमीज़, सॉफ्टनेस, एम्पैथी, कंपैशन। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट के जो ब्लॉक्स हैं ना, वो बचपन ही से हुँ, जब पेरेंट्स उन पे फ़ोकस करें और काम करें, सख्ती के साथ नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ और एक जिसको कहते हैं बाउंड्री सेटिंग के साथ, तो वो एक बच्चे को बहुत अच्छा और माहौल, माहौल भी। ऐसा नहीं हो सकता और है ना, आप भी जानते हो कि आज की दुनिया ऐसी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ़ अपनी चारदीवारी के अंदर रह रहे हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बाहर क्या हो रहा है। हुँ, आप कट ऑफ नहीं हो सकते हो। आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, कुछ भी है। घर में कहीं कहीं से भी मतलब बाहर से दुनिया घर के अंदर आई हुई है। आप बाहर नहीं हुँ, जाते हो, दुनिया अंदर आपके घर के है, बिल्कुल। राइट? तो उन चीज़ों को समझना, उनका असर रसूख समझना, बचपन में स्पेसिफ़िकली उन चीज़ों का जो है ना मिनिमम लिमिट रखना उनकी अपने घर में अपने बच्चों की स्पेशली 0 टू 2 एंड अ हाफ, 3, 4 जब तक कि आप खींच सको इस बात को, खींच लो। ये बहुत अफ़ेक्ट करता है। आजकल की बच्चों की परवरिश की बात हो रही है तो हुँ। स्पेसिफ़िकली सोशल मीडिया और ये इंटरनेट और मोबाइल एंड गैजेट्स की वजह से। अच्छा इरम, ज़ाती नशोनुमा के हवाले से तो हमने बात कर ली। अब मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा-सा आए इमोशनल इंटेलिजेंस की जानिब और हम जज़्बाती फ़रासत के हवाले से बात करें। तो मुझे ये बताइएगा कि जो हमारी सेल्फ़ डेवलपमेंट है या ज़ाती नशोनुमा है, इसमें जज़्बाती फ़रासत या इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या अहमियत है? और इसे मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है? इमोशनल इंटेलिजेंस तो एक इंसानी फ़ितरा है। इमोशनल इंटेलिजेंस तो हर इंसान में होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस तो जानवरों में भी होती है, हुँ, राइट? उनको पता चलता था बिल्लियों को या जिन लोगों के पास डॉग्स होते हैं या जिन लोगों के पास और भी होते हैं, वो जानवर भी आके आपसे प्यार करता है। आप उदास हो तो आपके साथ आके लगता है। बिल्कुल। इतना तो वो भी अल्लाह ने उसके अंदर कि अल्लाह हुँ, सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि मैंने मर्सी जो है वन पर्सन अल्लाह का जो नाम है रहमान और रहीम, रहमा जो है मैंने जानदारों में रखी है, राइट? हुँ, इंसानों में और जानवरों में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग मतलब आपने भी देखा होगा कि छोटा बच्चा हो तो उसे बोलना भी नहीं आता लेकिन माँ उदास हो तो माँ का मुंह पकड़ के तो ऐसे साथ लगा लेता है, बिल्कुल। कहता है ना, और प्यार करता है या प्यार करती है क्योंकि उसको पता है कि माँ उदास है या मेरा कोई जो प्यारा है वो तकलीफ में है। इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक इनेट एबिलिटी रखी है इमोशनल हुँ, इंटेलिजेंस की। हुँ, अब इमोशनल इंटेलिजेंस को हम पेरेंट्स, टीचर्स, बुजुर्ग या हम उसको दबा दें या फिर हम उसको ग्रूम करें, अब ये हुँ, हमारी ज़िम्मेदारी हमारी है। ज़िम्मेदारी। ये हमारी हुँ, ज़िम्मेदारी और आप उसको दबा कैसे सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्नॉलेज ना करो, आप वैलिडेट ना करो, मतलब कि बच्चे के साथ उस तरह की कम्युनिकेशन ना रखो या उसकी बात को सुनो ना या समझने की कोशिश ना करो, तो वो उसकी भी इमोशनल इंटेलिजेंस जो उसका दब जाती है। अच्छा मैं सिंपल सी एक बात बताती हूँ, एक कल्चर का भी इसमें बहुत हाथ होता है। हुँ, ऐसा नहीं होता कि कुछ कुछ कहते नहीं है फलाने इलाके के लोग सख्त मिजाज के हैं, फलाने इलाके के लोग बड़े नरम मिजाज के हैं, फलाने इलाके के लोग जो है वो हाँ, इलाके इलाके आबो-हवा, मिट्टी का फ़र्क होता है, कल्चर का फ़र्क हुँ, होता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन कल्चर। क्योंकि इंसान हमेशा अगर एक ही गाँव में है, तो चलो
उसकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से उसकी एक हद तक सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस है, लेकिन नॉट नेसेसरीली। हो सकता है उसका माहौल, उसको पेरेंट्स, उसकी रीडिंग, उसका जो टीचर्स वगैरह हैं वो इतने अच्छे और नर्चरिंग हैं कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को उस पर काम किया जा सकता है। कभी कभी ये होता है कि वो उस माहौल से निकल के बाहर जब दुनिया को देखती या देखता है तो उसका वर्ल्ड व्यू जब बड़ा होता है, मुख्तलिफ घात के लोग देखने को मिलते हैं, जुबानें सुनने को मिलती हैं, कल्चर से मुतारफ होता है, तो भी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती है, आपको समझ में आता है, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। इसलिए तो कहते हैं कि आपका जो आपकी तालीम का हिस्सा या फिर कैरेक्टर बिल्डिंग के हिस्से में ये भी होना चाहिए कि आप अपने एरिया और अपने सर्कल से भी बाहर निकल के देखो, क्योंकि आपको रंग रंग के लोग और चीज़ें समझ में आती हैं, नज़र आती हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम आते हैं पेरेंटिंग की साइड पे और पेरेंटिंग पे बात करते हैं। तो इस हवाले से मेरा आपसे सवाल है कि वालिदैन किस तरह अपने बच्चों को आज़ादी देते हुए उनकी रहनुमाई कर सकते हैं और उनकी बेहतरीन नशोनुमा कर सकते हैं। आज़ादी हम किसको कह रहे हैं? यानी कि आपको पता है आजकल जब हम बच्चों को, जिस तरह पुराने ज़माने में होता था कि हम बच्चों को कोई चीज़ कह देते थे तो वो नहीं माइंड करते थे, छोटी-छोटी चीज़ें। लेकिन आजकल अगर आप बच्चों को ये कहो ना कि आपका रंग भी डार्क हो रहा है, तो वो इसको माइंड करना शुरू हो जाते हैं। तो हमें उनको मेरे ख़्याल में इस हवाले से किसी उसमें बाउंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको उनको आज़ाद छोड़ना चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि अच्छा, अगर मैं तुम्हारे सवाल को सही समझ रही हूँ ना, है ना, तो मैं इसका ये जवाब इस तरह से देती हूँ कि बच्चे हमेशा हमेशा कहीं के भी हों अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं रहनुमाई के लिए। पेरेंट ने अगर ये रिलेशनशिप रखा हुआ है कि उसने एक बाउंड्री रखी है, बिल्कुल। उसने बताया कि भाई ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, ना करना, ठीक। ये बच्चे का काम है कि वो बाउंड्री टेस्ट करेगा, लेकिन ये पेरेंट का ही काम है कि वो उस बाउंड्री को मेंटेन करेगा, ठीक। अब जैसे तुमने एक बड़ी एग्जांपल दी कि बच्चे को ये भी कह दिया कि मतलब यार तुम्हारा रंग खराब हो रहा है, तुम सनस्क्रीन लगा दो, तो बच्चा जो है सेंसिटिव हो जाएगा, वो आपने मुझे ये कह दिया, आपने मुझे वो कह दिया। तो आप बच्चे को कह सकते हो कि यार मैंने तुम्हें ना ये कहा तो ना मैंने तुम्हें वो कहा, ये तुम्हारी समझ है कि मैंने तुम्हें कहा, मैंने तुम्हारे प्यार में तुमसे ये कहा है कि अपनी स्किन का ख्याल रखो। दो तरह से बात हो सकती है ना। उसने नेगेटिव सोचा क्यों? सबसे पहले तो मैं ये सोचूं कि यार मेरे बच्चे ने मेरी बात को इतना नेगेटिव क्यों लिया, तो उसका जवाब ये हो सकता है क्योंकि लोग मतलब कि पसंद नहीं करते डार्क स्किन को, और उसके बारे में एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, या हो सकता है मेरे बच्चे को पहले से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो। तो फिर आप कह सकते हो कि यार कम ऑन, आई लव यू सो मच, मैं मतलब कि मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैंने तो आपकी सेहत के लिए कहा है। बिल्कुल। मेरा मकसद यही था पूछने का हाँ। कि बच्चे को कोई भी चीज़ बताई कैसी जा सकती है कि वो उसको एक मोहब्बत का अंदाज़ समझे, ना कि वो उसको कोई पाबंदी समझे। देखो, मैं एक बात मैं अब मुझे ये, चूँकि मतलब माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे अपने और अब बड़े हो गए हैं, मुझे ये बात समझ में आई है कि ना हमारा काम बच्चों को खुश करना नहीं है। बच्चों को बुरा लगेगा ना, लगेगा। डंके की चोट पे लगे। अगर उसको कोई गलतफ़हमी है तो क्लियर करना चाहते हैं तो हमें करनी चाहिए। हम उसके साथ तमीज़ से, प्यार से बात कर सकते हैं। हम उसे कह सकते हैं कि यार आपको क्या समझ आई है मेरी बात की? आपको क्या लगा मैंने क्या कहा है? उससे बच्चा बता देगा। अच्छा, मज़े की बात है कि बच्चे बता भी देते हैं। बच्चे बड़ों की तरह नहीं होते कि दिल में बात रख लेते हैं, या उनको ये डर होता है कि ओह! बहस लंबी हो जाएगी तो अब मैं क्या करूँ? तो मैं चुप कर जाती हूँ या चुप कर जाता हूँ। बच्चे बता भी देते हैं। जब बच्चा ओपन है बताने के लिए और हम ओपन है लिसन करने के लिए, फिर हमें इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि इसकी दिल आज़ारी हो जाएगी। क्योंकि बच्चे के दिलों को और मूड्स को पैम्पर करते-करते बच्चों को हम बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बर्दाश्त ही नहीं है और तमीज़ का भी कोई वो लिमिटेशन नहीं रहेगी कि मतलब इस बाउंड्री को हमने क्रॉस नहीं करना। तो मुझे ये बताइएगा कि वालिदैन किस तरह सोशल मीडिया के असर को कम कर सकते हैं या किसी हद तक उसको कंट्रोल या हैंडल कर सकते हैं? अपने फ़ोन्स ख़त्म कर दें। मुझे अगर सोशल मीडिया का असर कम करना है ना अपने बच्चों पे, मुझे अपना फ़ोन जो है ना वो टिक-टिक वाला फ़ोन ले लेना चाहिए। ठीक है। हाँ, हाँ, मैं मज़ाक नहीं कर, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको एक्चुअली में ये करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कोई और तरीका ही नहीं है, कोई और तरीका ही नहीं है। और अगर तो आपने खुद अपना सोशल मीडिया कम नहीं किया और आप खुद हर वक़्त फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं, आपका बच्चा आपसे ज़्यादा ही करेगा, क्योंकि उसमें आपसे ज़्यादा एनर्जी है, उसमें आपसे ज़्यादा इंक्विजिटिवनेस है कि मैं जानूँ, मैं देखूँ, मैं करूँ, राइट? और आप नहीं उसको रोक सकते।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? वाईफ़ाई बंद कर दोगे थोड़ी देर के लिए, उससे फ़ोन ले लोगे थोड़ी देर के लिए तो कर लो। अगर इससे आपको लगता है कि चलो एटलीस्ट उसकी उसमें कंटिन्यूटी में ब्रेक आ रहा है, उसकी आँखों को, उसके दिमाग को कोई पॉज़ मिल रहा है तो कर लो, ये करने का राइट है पेरेंट का, कर ले। बिल्कुल। बट ये समझना कि अफ़ेक्ट नहीं करेगा या बच्चे को खुद ही पता चल जाएगा कि ये उसके लिए मुज़र है, नहीं। लेकिन इरम, मेरा चूँकि मकसद ये था कि उन पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम है जो खुद हर टाइम फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे होते हैं और बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे होते हैं। तो बच्चे इनडायरेक्टली खुद भी सोशल मीडिया की तरफ जाएँगे या कार्टून्स देखेंगे। हाँ, तो इस तरह अगर वो पेरेंट तो मेरे मुझे नहीं सुन रहे कोई बात नहीं। लेकिन इन ऑल सीरियसनेस गलत है। हमें बिल्कुल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर ये लीडरशिप रोल दिया है, हुँ, किसी ज़िंदगी को अमानत दिया है हमें, तो बिल्कुल, फिर हमें उस अमानत का ख़याल करना चाहिए, बिल्कुल, करना चाहिए। सही। एक निहायत अहम सवाल जो कि मुझे बहुत अहम मालूम होता है, मुझे बताइएगा कि आपके ख़्याल में आजकल बच्चों में सबसे ज़्यादा अहम वैल्यू कौन-सी डालनी चाहिए या कौन-सी ऐसी वैल्यू है जो हमें उनके अंदर इनकलकेट करनी चाहिए? मेरे नज़दीक अब ना, वैसे मैं शुरू से मेरे ख़्याल से, हुँ, लेकिन अब ज़्यादा हुँ, मैं समझती हूँ कि अल्लाह का समेअना व अताना, क्योंकि जिस तरफ ये दुनिया जा रही है, स्पेशली जेन ज़ीयर्स और जेन अल्फ़ाज़ जा रहे हैं, चाहे चाहे पाकिस्तान हो या चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, डज़न्ट मैटर। हुँ, जो रब का समेअना व अताना है वो ख़त्म होता जा रहा है। हुँ, क्यों? हम क्यों करें? कहाँ लिखा है? ये आपकी इंटरप्रिटेशन है कुरान की, हदीस की, हमें हुँ, क्या पता? आप किसको पढ़ कर आ रहे हैं, किसको सुनकर आ रहे हैं, हमने तो इसको सुना था। ये जो एक इंटेलेक्चुअल वॉर और ये जो एक इज़म्स शुरू हो गए हुए हैं ना, हुँ, इंडिविजुअलिज़्म हो गया है, लिबरलिज़्म हो गया, फेमिनिज़्म हुँ, हो गया, बस जो भी इज़्म की बीमारी है, राइट? हुँ, उसमें ना शैतान ने हमारी साइकी पे प्ले किया है कि इंसान खुद सर तो हमेशा से ही था, लेकिन हुँ, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है कि मुझे ही सारी समझ है। हुँ, और मेरी समझ के हम लोग कहते भी हैं, मेरी समझ के मुताबिक मैंने कुरान को इस तरह से इंटरप्रेट किया है। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, अनलेस अनटिल कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही गलत बात कोई हुँ, कर रहा हो या कोई झूठ कर रहा हो। लेकिन दिस होल आइडियोलॉजी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को ये लोग बहुत ज़्यादा टिल्ट कर गए हैं, हुँ, मैं। तो बिल्कुल। मेरे नज़दीक आज के बच्चे को, अगर आप मोमिन वालिदैन हैं, तो हमारे बच्चे को समिअना व अताअना, कि या रब मैंने तेरा हुक्म सुना और मैंने तेरे हुक्म पर सरखम किया, ये बिल्कुल। पहले आना चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, आप उनको क्या कहते हैं, तमीज़ सिखाना चाहते हैं, ओबीडियंस सिखाना चाहते हैं, ऑनेस्टी सिखाना चाहते हुँ, हैं या हया सिखाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। हुँ, बिकॉज़ आई थिंक समिअना व अताअना में वैसे ही हमारा सारा दीन जो है ना वो सिमट जाता है, समझ आ हुँ, जाता है। दूसरों का अदब, अदब का हमारा बड़ा मसला है कि बच्चे अदब नहीं करते, अदब नहीं करते। हुँ, अदब कहते किसको हैं? हम बच्चों का अदब करते हैं कि नहीं करते हैं? हम ऐसे हैं कि बच्चों का दिल करे हमारा अदब करने का? ये सारी बातें, फिर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया इरम। हमने पहले बात की बच्चों की नशोनुमा पे, उसके बाद हमने बात की पेरेंटिंग के हवाले से। अब हम इसी सिलसिले की तीसरी कड़ी की जानिब आते हैं जो कि स्पाउस रिलेशन है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये ऐसी है कि ये आपस में मिली हुई है और एक दूसरे की ही कड़ियाँ हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आपके ख़्याल में एक मज़बूत और पायदार ताल्लुक़ के की कंपोनेंट्स क्या हैं? आपकी इंटेंशन, हाँ, शादीशुदा जोड़े की इंटेंशन, जी। अगर आप अपने ज़ौज के बारे में हुँ, अच्छी राय और उस शादी को निभाने की फुल इंटेंशन रखते हैं ना कि मैंने इस शादी को निभाना है, हुँ, सबसे पहले तो यही ज़रूरी है, ठीक है? ये नहीं कि मतलब 2 मसले हुए बैक-पैक और भागो, इस तरह से शादियाँ नहीं निभती हैं। बिल्कुल, की कंपोनेंट्स, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए उस बिल्कुल। शादी के साथ, हुँ, पर्सन के साथ, हुँ, उसके साथ के साथ। उसकी ये लॉयल्टी मैंने क्यों कहा है? हुँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, चीट करना है क्या? हुँ, आज के ज़माने में, बिल्कुल। राइट? और चीट करना तो ये नहीं है कि मतलब आपका किसी के साथ अफ़ेयर चल रहा है। आप अगर मेंटली, इमोशनली किसी और तरफ हैं, जबकि हुँ, आपका स्पाउस आपके साथ बैठा हुआ है। आप कुछ और ही सोच रहे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, किसी और को स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रीन पे किसी और को देख रहे हैं हुँ, और फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल, चीटिंग है, वो बिल्कुल। भी चीटिंग है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, इंटेंशन एंड लॉयल्टी, हुँ, मेरे बिल नज़दीक।
ठीक। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कम्युनिकेशन हो गया, आप अपने गोल्स हो गए, आप एक दूसरे को इज्जत कैसे देते हो, आप एक दूसरे का साथ कैसे निभाते हो। एवरी कपल हैज़ देयर ओन स्ट्रगल्स। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि मियाँ बीवी का अच्छा या बुरा ताल्लुक किस तरह से और किस हद तक उनके बच्चों को असरअंदाज करता है? 100% उनको असरअंदाज करता है। हुँ, 100%। हुँ, अगर मियाँ बीवी का अच्छा ताल्लुक है ना, तो बच्चों को ये पता है कि हमें अपने ज़ौज से हुब करना है, हुँ, हमें उसकी इज्जत करनी है, हमें हुँ, उसकी बीमारी में, उसकी खुशी में, उसकी गमी में उसका साथ देना है। ये हुँ, हमारा है हुँ, और हम इसके हैं। हुँ, ठीक है? वो लॉयल्टी का फैक्टर, अफेक्शन का फैक्टर, सिंसियरिटी का फैक्टर, वो सारे बच्चों में बचपन से इनकलकेट हो रहे हैं, बिल्कुल। बचपन से। और अगर तनाव है दोनों मियाँ-बीवी में, या बहुत बुरे हालात हैं कि बच्चों के सामने भी एक दूसरे को बुरा-भला समझा जा रहा है, कहा जा रहा है, या एक एक पेरेंट नहीं और दूसरे पेरेंट की उसके पीठ पीछे बुराई हो रही है, तो बच्चों के दिलों में ना अ, अजीब-सी एक कश्मकश पैदा हो जाती है। हुँ, एक दुःख, एक तकलीफ़, एक एक फ़ियर, एक जिसको कहते हैं ना अनट्रस्टवर्थीनेस, मतलब उनका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। हुँ, उनको उनको लगता है कि मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। या फिर बच्चे ये कहते हैं हम इसलिए नहीं शादी करेंगे क्योंकि हम ये नहीं देख क्योंकि हम ये देख के बड़े हुए, तो अब हम ये नहीं करेंगे, या हम ये हुँ, नहीं चाहते कि हमारे साथ क्या हो। या वो ये कहते हैं कि हमने कोई अच्छी शादी देखी नहीं, तो हमें क्या गारंटी कि हमारे साथ अच्छा होगा, राइट? तो ये फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और हमें एज़ एज़ पेरेंट्स इस बात का बहुत ख़्याल रखना चाहिए कि स्पेशली हम अपने बच्चों के सामने, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों की खातिर आप मैरिजेज़ में सफ़र करें, ये बात नहीं है। मेरी बात ये है कि आप सफ़र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बंदे की मैरिज में मवद्दा पैदा फ़रमाए और आसानियाँ हुँ, करे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन इस बात का ख़्याल रखना हम बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि हमारा बच्चा हमारी शादी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी वजह से असरअंदाज हो रहा है, तो हम अपने आप को बच्चे को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है और 100% इफेक्ट है। हुँ। बहुत शुक्रिया इरम, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया कि आप आईं और हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में शरीक हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पॉडकास्ट बहुत से देखने वालों के लिए मुस्तफ़ीद साबित होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।